यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, हम लोग एसिड बेसिस सॉल्ट में एसिड्स को और बेसिस को स्टडी कर चुके हैं, सॉल्ट्स को भी हमने स्टडी किया था, और ये कुछ सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर। और इससे पहले हमने कास्टिक सोडा को डिस्कस किया था। कास्टिक सोडा से पहले हमने एक और सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड को डिस्कस किया था। अभी देखिए, तीसरे तरह का जो सब्सटेंस है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका केमिकल नेम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या आप इसका ये नेम भी बोल सकते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, और फॉर्मूला क्या है इसका? CaOCl2, एंड दिस इज नोन एज ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इज द कॉमन नेम। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो इसका कॉमन नेम है, और ये केमिकल नेम है इनके, और ये इसका केमिकल फॉर्मूला ब्लीचिंग पाउडर का कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अच्छा, इसका नाम ब्लीचिंग पाउडर क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है सब्सटेंसेस को ब्लीच करने की। ब्लीच का मतलब है डी कलर। डीकलराइजेशन का मतलब है कि उनके कलर को हटा देना। जैसे कि क्लॉथ्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, कोई ब्लू कलर का है, कोई रेड कलर का है, तो हमें उसको व्हाइट करना है। तो व्हाइट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम उसे ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन में डाल देंगे, जिससे क्या होगा, वो कलर, उसका जो कलर है वो चला जाएगा, वो डीकलराइज हो जाएगा। तो इसी तरह से पेपर को भी व्हाइट करने के लिए, जैसे कि जो पेपर है आपको पता है वो वुड से बनता है। जो पेपर है वो किससे बनता है? वुड से बनता है। और जो वुड है वो तो ब्राउन कलर की होती है। जो वुड है वो तो कैसे कलर की होती है? वो तो ब्राउन कलर की होती है, लेकिन पेपर तो व्हाइट होता है। तो उसको व्हाइट करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन में उसको डाला जाता है। तो पेपर का जो कलर है वो व्हाइट होता है, क्योंकि उसको ब्लीच किया जाता है। और जो क्लॉथ्स होते हैं वो भी व्हाइट कलर के हो सकते हैं, या हम किसी भी क्लॉथ को, डिफरेंट कलर का क्लॉथ है तो हमने उसको व्हाइट कलर का कर दिया, वो भी ब्लीचिंग से किया जा सकता है। तो ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, इसीलिए हमने इसका क्या नाम रख दिया? ब्लीचिंग पाउडर नाम रख दिया। ओके, ये प्रिपेयर कैसे किया जाता है? इसको प्रिपेयर करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैं उसका सॉल्यूशन नहीं बोल रहा हूँ, सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर गैस को पास कर दिया जाता है। कौन सी गैस को? क्लोरीन गैस को। तो जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 गैस पास की जाती है तो एक कंपाउंड मिलता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो एक कंपाउंड मिलता है, कौन सा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और इसके साथ साथ किसका फॉर्मेशन होता है? इसके साथ फॉर्मेशन होता है वाटर का। तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। ये कौन सी फॉर्म में था? ये सॉलिड फॉर्म में था। ये पाउडर था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, और इसमें कौन सी गैस पास करेंगे? क्लोरीन गैस पास करेंगे। इसकी स्टेट आप लिख सकते हैं, ये सॉलिड है और ये गैस स्टेट में है। यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में बनेगा और ये लिक्विड स्टेट में बनेगा H2O। तो सॉलिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में Cl2 गैस पास करते ही हमें क्या मिल जाएगा? ब्लीचिंग पाउडर मिल जाएगा। तो ये इसकी प्रिपरेशन प्रोसेस है। प्रिपरेशन, या आप इसको लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। इस तरह से ब्लीचिंग पाउडर को मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की। इसके बाद बात आती है कि इसके यूजेस क्या हैं। इसके यूजेस आपको मैंने अभी बताया कि क्लोथ्स को ब्लीच करने के काम में आता है, या वुड पल्प को ब्लीच करने के काम में आता है। तो आप इसके यूजेस लिख सकते हैं। फर्स्ट यूज लिखेंगे टू ब्लीच क्लोथ्स। सेकंड यूज लिखेंगे टू ब्लीच वुड पल्प, टू ब्लीच वुड पल्प इन द पेपर इंडस्ट्रीज। जो पेपर इंडस्ट्रीज हैं, ये पेपर फैक्ट्रीज हैं, उसमें वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए, मतलब उसको व्हाइट कलर का करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। ठीक है, ये दो यूजेज हैं। और भी यूजेज हम इसके लिख सकते हैं। और इसका एक यूज और है, इट इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मैनी केमिकल रिएक्शन। यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन
मैनी केमिकल रिएक्शंस, कुछ केमिकल रिएक्शंस के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी वर्क करता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी वर्क कर सकता है। इसके बाद में लास्ट हम लिख सकते हैं फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। देख लीजिए क्या क्या यूज लिखे, टू ब्लीच क्लॉथ्स, क्लॉथ को ब्लीच करने के लिए, इसी तरह से वुड पल्प को ब्लीच करने के लिए भी इसी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन होती है और ये कुछ केमिकल रिएक्शंस में ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोला जाता है। और इसको हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। अच्छा, ये क्लोरीन गैस कैसे रिलीज करेगा? देखिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का रिलीज होना जरूरी है। तो क्लोरीन गैस ही कैसे रिलीज करता है? ये रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये किसके साथ रिएक्ट करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। और उस रिएक्शन में क्या रिलीज करता है? ये जो ब्लीचिंग पाउडर है उस केमिकल रिएक्शन में ये क्लोरीन गैस रिलीज करेगा। ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड था, ये जैसे ही CO2 के कांटेक्ट में आता है, CO2 के कांटेक्ट में आते ही ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड Cl2 गैस। कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और Cl2 गैस रिलीज होगी। ये Cl2 जो गैस रिलीज होगी, यही वो गैस है जो ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्ट करने के काम में आएगी, मतलब कि स्टेरिलाइजेशन करने के काम में आएगी, उसको साफ करने के काम में आएगी। जर्म्स को खत्म करने के लिए हम लोग क्लोरीन गैस का यूज करते हैं। तो क्लोरीन गैस इस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है। वाटर के अंदर देखिए एयर भी होती है, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें एयर भी होती है, और उस एयर के अंदर CO2 गैस भी होती है, और उस एयर में क्या होती है? CO2 गैस भी होती है। तो ब्लीचिंग पाउडर को जैसे ही वाटर में मिक्सअप करेंगे तो वो CO2 गैस से रिएक्ट करके क्लोरीन गैस भी रिलीज करेगा और कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट हैवी होता है, पाउडर है व्हाइट कलर का, तो वो तो सेडिमेंट हो जाएगा, बीकर के बॉटम पे चला जाएगा, सॉलिड है, पाउडर है, ये तो मिक्सअप नहीं होता वाटर के अंदर। और Cl2 गैस अपवर्ड डायरेक्शन में राइज होगी बिकॉज ऑफ द लो डेंसिटी। गैस है, डेंसिटी कम होगी, डेंसिटी कम होने के कारण ये ऊपर की डायरेक्शन में राइज होगी और धीरे धीरे क्या करेगी? जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर देगी, खत्म कर देगी। तो वाटर जो है वो स्टेरिलाइज हो जाएगा, डिसइंफेक्ट हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ओके, तो ये इसके यूजेस है। इसके अलावा इसकी आप दो तीन केमिकल रिएक्शंस और भी देख सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, ये हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप बस सुन लीजिए। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, वो HCl मतलब कि एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करता है, और सॉरी दोनों के साथ नहीं, एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है। एसिड्स के साथ रिएक्ट करके भी वो क्लोरीन गैस रिलीज करता है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एसिड्स के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, और एसिड्स के साथ जब रिएक्शन करता है तब भी कौन सी गैस रिलीज होती है? तब भी क्लोरीन गैस रिलीज होती है। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद एसिड्स टू प्रोड्यूस क्लोरीन गैस। जो ब्लीचिंग पाउडर है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है और क्लोरीन गैस को प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट द ब्लीचिंग पाउडर। अब इसके बाद आएगा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट, और यू कैन से दैट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नेक्स्ट सब्सटेंस इज, ये इसका केमिकल नेम है, मैं पहले इसका कॉमन नेम लिखता हूँ। कॉमन नेम इज बेकिंग सोडा, and its formula is NaHCO3. Chemical name is sodium hydrogen carbonate, or you can say that sodium bicarbonate. सोडियम बाइकार्बोनेट ये भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका नाम बेकिंग सोडा क्यों पड़ा? ये कॉमन नेम इसका कैसे बना? तो सुनिए,
बेकिंग, बेकिंग एक प्रोसेस है, खाना बनाने की प्रोसेस है। जैसे कि हम लोग केक बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, बेकिंग की जाती है, उसको बेकिंग प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो बेकिंग मतलब कि फूड प्रिपरेशन। और सोडा, सोडा वर्ड मैंने आपको बताया था क्यों यूज करते हैं, क्योंकि या तो CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, या CO2 गैस ये रिलीज करेगा, या CO2 गैस ये एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा, कास्टिक सोडा जो था उसमें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको कास्टिक सोडा क्यों बोला जा रहा था, कास्टिक का मतलब था बर्निंग, और सोडा का मतलब था कि वो अपने आसपास की एयर के अंदर जो CO2 है उसको एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करता है। इसमें बेकिंग सोडा क्यों बोला जा रहा है, बेकिंग तो बेकिंग प्रोसेस तो फूड प्रिपरेशन के लिए काम में आ रहा है, और सोडा वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये CO2 गैस रिलीज करता है। जब हम इसको हीटअप करेंगे, जब हम इसको गर्म करेंगे, तो ये CO2 गैस रिलीज करेगा। CO2 गैस रिलीज कर रहा है, तो इसीलिए हम इसके लिए क्या वर्ड यूज कर रहे हैं, सोडा वर्ड यूज कर रहे हैं। सो दिस इज बेकिंग सोडा विच इज NaHCO3, सोडियम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रिपेयर कैसे किया जाता है। इसके प्रिपरेशन की प्रोसेस में देखिए क्या होगा, ब्राइन सॉल्यूशन लेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन NaCl प्लस H2O, इससे मिलकर के बनेगा ब्राइन सॉल्यूशन, और ये रिएक्ट करता है कौन सी गैस से, अमोनिया गैस से, और एक और गैस इसमें पास करेंगे विच इज CO2, और CO2 गैस इसमें और पास करेंगे। अब इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये जो ब्राइन सॉल्यूशन था, ब्राइन सॉल्यूशन, और ये कैसा होगा, ये कोल्ड होगा, ठंडा लेना पड़ेगा। ये NaCl और H2O का जो सॉल्यूशन होगा ये कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन होगा, कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन, ठंडा सॉल्यूशन होगा, और उसमें कौन कौन सी गैस पास करेंगे, अमोनिया गैस और CO2 गैस, और दोनों ही कैसी गैसेज है, एसिडिक गैसेज है, दोनों ही कैसी गैसेज है, एसिडिक गैसेज है। तो दोनों को पास करते ही क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगी जिसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है, काफी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसीलिए ये जो ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं ये कैसा लेते हैं, ये कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन लिया जाता है इसमें। और इस केमिकल रिएक्शन के बाद में दो प्रोडक्ट बनते हैं, इस केमिकल रिएक्शन के बाद में दो प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट वन इज NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज अमोनियम क्लोराइड, एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम क्लोराइड भी इसमें बनता है। तो ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। तो ये इसकी प्रिपरेशन प्रोसेस है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर करते हैं, बनाते हैं। कोल्ड ब्राइन सॉल्यूशन में अमोनिया गैस और CO2 गैस पास करेंगे, ये दोनों गैसेस जैसे ही पास करेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, और क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। हमारा जो प्रोडक्ट है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जो हमें चाहिए था वो इस केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। तो फैक्ट्रीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर इस प्रोसेस के थ्रू सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाया जाता है। अच्छा, एक बात और है, इसको बोला जाता है माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। ये बात आप याद रख सकते हैं कि माइल्ड बेस का मतलब होता है कि जिसकी जो पीएच वैल्यू, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, वीक बेस है, और जिसको ह्यूमंस जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, मतलब कि ये खाने के लिए फिट है, इसको हम लोग ईटअप कर सकते हैं, नो डाउट। इसीलिए तो खाने में यूज कर रहे हैं बेकिंग सोडा, इसीलिए तो नाम पड़ा है इसका। तो इसको क्या बोला जाता है, माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, मतलब कि ये कोरोजन नहीं करता है, जलाता नहीं है स्किन को। और माइल्ड, माइल्ड का मतलब है कि ये वीक बेस है। ये कैसा बेस है, ये वीक बेस है। अच्छा, अब इसको फूड में कैसे यूज किया जाता है, फूड में यूज करने का रीजन क्या है, वो रीजन आपको पता होना चाहिए, और वो केमिकल रिएक्शन भी आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमें केक या ब्रेड बनाना है, तो हमने क्या किया, फ्लोर को लिया, आटा लिया, उसको गूंद करके उसके बीच में हमने क्या डाल दिया, ये बेकिंग सोडा को डाल दिया, थोड़ा सा पाउडर उसके अंदर मिक्स कर दिया। अब बेकिंग सोडा का पाउडर जैसे ही मिक्स किया, तो फूड को प्रिपेयर करने के लिए हम उसको क्या करेंगे, हम उसको हीटअप तो करेंगे ना, गर्म तो करना ही पड़ेगा खाना पकाने के लिए। अब हमने जो फ्लोर लिया था, आटा लिया था, उसके अंदर हमने इसका पाउडर, ये थोड़ा सा पाउडर भी डाल दिया, 10 ग्राम 20 ग्राम ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी डाल दिया उसमें। अब उसके बाद हम उस फूड को प्रिपेयर करने वाले हैं। प्रिपेयर करने का मतलब है कि हम उसको हीटअप करने वाले हैं। तो उस फूड के अंदर है बेकिंग सोडा, और उस बेकिंग सोडा को जैसे ही हम लोग हीटअप करेंगे, हीटअप करते ही यहाँ पर तीन प्रोडक्ट बनेंगे। फर्स्ट प्रोडक्ट इज सोडियम कार्बोनेट, सेकेंड प्रोडक्ट इज CO2,
एंड थर्ड प्रोडक्ट इज H2O। तो हमने जिस खाने जो फूड प्रिपेयर करे थे उसमें हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलाया था, और जब जैसे ही हमने फूड को हीटअप करना शुरू किया उसको बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, बेकिंग करने के लिए, तो जैसे ही हीटअप करेंगे, हीटअप करते ही कौन सी गैस रिलीज होगी? CO2 गैस रिलीज होगी। और यही वो गैस है जिसके कारण से फूड मटेरियल फ्लफी हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, स्पंजी हो जाएंगे। तो ये CO2 गैस रिलीज होती है, जिसकी वजह से जो ब्रेड होती है और केक होता है वो क्या हो जाता है? वो फ्लफी हो जाता है, वो फूल जाता है और वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? बेकिंग सोडा का। इसीलिए यूज करते हैं फूड प्रिपरेशन के अंदर, क्योंकि जैसे ही हम इसको हीटअप करेंगे, हीटअप करते ही CO2 गैस रिलीज होगी, और उस CO2 गैस के कारण क्या होगा? जो ब्रेड है और जो केक है वो फ्लफी हो जाएगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा। जो ब्रेड या केक है वो फ्लफी हो जाएगा या क्या हो जाएगा? या सॉफ्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके यूजेस आते हैं, क्या क्या यूजेस होंगे इसके। ये बेकिंग पाउडर का कंपोनेंट है। इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ, अच्छा यहाँ पर लिख देते हैं, यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर लिखा है, बेकिंग सोडा नहीं लिखा, इस बात का ध्यान रखना। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर में दो चीजें होती हैं, एडिबल एसिड, मतलब जिस एसिड को हम लोग खा सकते हैं, और दूसरा इसके अंदर होता है बेकिंग सोडा। तो ये इनका मिक्सचर होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर एक मिक्सचर है किसका? एसिड का और बेकिंग सोडा का, मतलब कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। एसिड कौन सा? एडिबल एसिड, कोई भी एसिड हो सकता है। विनेगर यूज, एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं, कार्बोनिक एसिड यूज कर सकते हैं, वीक एसिड्स हैं जिनको हम लोग ईट अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एडिबल एसिड आएगा जिसको हम लोग ईट अप कर सकते हैं, खा सकते हैं, और उसके साथ में बेकिंग सोडा डाल देंगे, तो ये दोनों का जो मिक्सचर होगा उसको बेकिंग पाउडर बोला जाता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको क्या बोला जाता है? बेकिंग पाउडर बोला जाता है। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमें बेकिंग सोडा चाहिए होगा। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? बेकिंग सोडा। ओके, सेकंड देखिए इसका क्या यूज है। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, यूज्ड इन मेकिंग ऑफ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये नोट कर लीजिए आप। इट इज ऑल्सो यूज इन द, ये भी नोट कर लेना, बेकिंग पाउडर की को बनाने के काम में आएगा। और बेकिंग पाउडर किस किस का मिक्सचर होता है? एडिबल एसिड और बेकिंग सोडा, इन दोनों का मिक्सचर होता है, उसको बेकिंग पाउडर बोलते हैं। और ये किस काम आता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर बनाने के काम में आता है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब कि आग बुझाने वाला यंत्र, डिवाइस, फायर एक्सटिंग्विशर डिवाइस, आग को बुझाने वाली डिवाइस। देखिए किस तरह की होती है। एक इस तरह का सिलेंडर होता है, ठीक है, और इस सिलेंडर के अंदर हम लोग क्या फिल करके रखते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। इस सिलेंडर में क्या फिल करके रखते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को। तो यहाँ पर हमने क्या किया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ऐसा फिल कर दिया, NaHCO3 इसके अंदर है, और यहाँ पर एक नोजल लगी होती है जिसके थ्रू CO2 गैस बाहर निकलेगी। यहाँ पर एक नोजल लगी होगी जिसके थ्रू CO2 गैस बाहर की तरफ निकलेगी, और इस नोजल के जस्ट नीचे यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब लगी होती है। इस नोजल के जस्ट नीचे क्या लगी होती है? टेस्ट ट्यूब। और ये जो नोजल है इसका एक हिस्सा नीचे की तरफ भी आता है, ऐसा। और ये जो टेस्ट ट्यूब होती है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या होता है? इस टेस्ट ट्यूब में होता है एसिड। एसिड कौन सा एसिड? HCl एसिड भर सकते हैं, नो डाउट, फिल किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये जो टेस्ट ट्यूब थी इसके अंदर हमने कौन सा एसिड डाल रखा है? HCl एसिड डाल रखा है। तो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने से पहले हम इसको क्या करते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास ये फायर एक्सटिंग्विशर है,
इसको पहले ऐसा इन्वर्टेड करेंगे, उल्टा करेंगे और जमीन पर ऐसा मारेंगे। तो जमीन पर जैसे इसको स्ट्राइक करेंगे, स्ट्राइक करते ही क्या होगा, ये नोजल ऐसा अंदर की तरफ जाएगा और ये जो रॉड यहाँ पर लगी हुई है ये इस टेस्ट ट्यूब को ब्रेक डाउन कर देगी, तोड़ देगी। ये इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर देगी, ब्रेक कर देगी, इस टेस्ट ट्यूब को तोड़ देगी। तो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने से पहले इसको इन्वर्टेड करते हैं और फ्लोर पर ऐसा स्ट्राइक करते हैं। उससे स्ट्राइक करने से क्या होता है, उसको स्ट्राइक करने से क्या होता है कि ये जो नोजल होती है इसके अंदर एक रोड लगी होती है मेटल की, ये मेटल की रोड जाकर के इस टेस्ट ट्यूब से टकराती है और टेस्ट ट्यूब को तोड़ देती है। टेस्ट ट्यूब को जैसे ही तोड़ देगी तो एसिड किसके अंदर चला जाएगा, तो एसिड चला जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इनकी केमिकल रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, इनकी केमिकल रिएक्शन में CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। अब वो CO2 गैस हाई प्रेशर से बाहर की तरफ आएगी और यहां से ऐसा कौन सी गैस मिल जाएगी, हमें CO2 गैस मिल जाएगी, जो फायर को बुझाने के, ब्लो ऑफ करने के काम में आएगी। तो ये होता है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। यहाँ लिखा हुआ है देखिए, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो इस काम आता है ये। फिर से समझ लीजिए, एक सिलेंडर होता है, सिलेंडर में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि बेकिंग सोडा का एक सॉल्यूशन भरा होता है यहाँ पर, और एक टेस्ट ट्यूब ऊपर लगी होती है, इस टेस्ट ट्यूब में HCl एसिड होता है। तो इसको यूज करने से पहले इसको इन्वर्ट करके फ्लोर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक करने से क्या होता है, ये नोजल ऐसा अंदर की तरफ जाता है, अंदर जाकर के ये इस टेस्ट ट्यूब को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है। तो इसके टूटते ही क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और HCl एसिड दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और केमिकल रिएक्शन होती है। और उस केमिकल रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होता है, उस केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होती है CO2 गैस। तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें सोडा यूज किया हमने, बेकिंग सोडा, ये सोडा यूज किया, तो इसीलिए बोला जा रहा है सोडा, ये वर्ड यूज किया हमने। दूसरा क्या है, एसिड। इस टेस्ट ट्यूब में क्या था, HCl एसिड था, तो एसिड का यूज किया। और ये किसका काम करेगा, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करेगा, तो इसीलिए इसका क्या नाम पड़ गया, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, अब आप वो केमिकल रिएक्शन देख लीजिए जिसमें CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। अभी मैंने क्या क्या सब्सटेंस बताए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और जैसे ही HCl एसिड उसके कांटेक्ट में आता है, HCl एसिड जैसे ही इसके कांटेक्ट में आता है तो यहाँ पर बनता है सॉल्ट, वाटर एंड CO2। NaCl बनेगा, H2O बनेगा, और कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2 गैस रिलीज होगी। यही वो गैस है जो फायर को ब्लो ऑफ करने के, बुझाने के काम में आएगी। सो इट इज सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। It is also used as antacid to reduce the acidity of the stomach. थर्ड यूज इसका क्या लिख सकते हैं, used as antacid to reduce the acidity of the stomach। ठीक है, इसको एंटासिड की तरह भी यूज किया जा सकता है स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए। तो केक और ब्रेड्स को खाना चाहिए, उसके अंदर बेकिंग सोडा होता है, और बेकिंग सोडा हमारे स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करता है, कम करता है। तो ये था बेकिंग सोडा के बारे में। देखिए, इसके बाद 2-3 टॉपिक बाकी हैं। एक तो हमें इसके बाद में स्टडी करना है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा के बाद आएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। इसके बाद में मैं आपको क्रिस्टल्स बताऊंगा कि सॉल्ट के क्रिस्टल्स क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, और कैसे उसको ऐड किया जा सकता है, कैसे उसको रिमूव किया जा सकता है। इसके ऊपर एक्टिविटी आती है। अभी 2018 या 19 के अंदर ये क्वेश्चन भी आया था कि आपको कॉपर सल्फेट दिया गया है ब्लू कलर का, आपको उसको व्हाइट कलर के कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट करना है। मतलब कि जो हाइड्रस कॉपर सल्फेट है उसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट करना है। या इसकी रिवर्स प्रोसेस भी पूछी जाती है कि आपको व्हाइट कलर का एक पाउडर दिया गया है, आपको पता लगाना है ये कौन सा सॉल्ट है। आपको व्हाइट कलर का एक पाउडर दिया गया है, आपको पता लगाना है ये कौन सा सॉल्ट है, तो हम उसमें वाटर ऐड करके छोड़ देंगे। वाटर ऐड करके छोड़ देंगे तो धीरे धीरे क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होगा, और क्रिस्टल्स जिस भी कलर के होंगे हम उस कलर से उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे।
अगर वो क्रिस्टल ब्लू कलर के बन गए तो कॉपर सल्फेट है, अगर ग्रीन कलर के बन गए तो हम बोल देंगे फेरस सल्फेट है। तो कुछ क्रिस्टल्स को हम उनके कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो कल डिस्कस करेंगे ये 2-3 टॉपिक्स को।